जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 171 BPAG 171 जो कि आपका आपदा प्रबंधन यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला जो आपका सब्जेक्ट है, जिसका आपका एग्ज़ाम है कल। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ इसमें। और इससे पहले 3 महत्वपूर्ण टॉप यूनिट्स जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको कवर कराए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो 2-3 वीडियो पहले इस पर बना रखी है मैंने इन सब्जेक्ट के ऊपर, तो उन्हें जल्दी से देख लीजिएगा। इसके अलावा ये जो वीडियो है थोड़ी सी देखिए लंबी होगी, लेकिन जो इसमें चीज़ें आपको बताई जाएंगी बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो असाइनमेंट्स होते हैं और जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहाँ से चीज़ें कट पेस्ट होती हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं असाइनमेंट से भी आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और जो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको कंप्लीट कराने वाला हूँ। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन हैं, लगभग 6-7 क्वेश्चन हैं, और 2-3 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे उसके असाइनमेंट्स के करेंगे। तो ऐसे इस तरीके से हमारे 8 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो ऑलरेडी लंबी होने वाली है, इस वजह से ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ पर जो पहले हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर वो देखने वाले हैं BPAG 171 आपदा प्रबंधन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आंसर दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके आंसर मैंने खुद से ढूंढे हैं, तब मैं आपके सामने इन चीज़ों को लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और आपको इसे देखना चाहिए, आपको सिर्फ बैठकर देखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधे चीज़ें आपके माइंड तक पहुँचेंगी और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। आपदाओं को परिभाषित कीजिए। आपदा को और प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकार हैं उन पर चर्चा कीजिए। प्राकृतिक आपदाओं के देखिए, ये कंप्लीट चीज़ मैंने कराई है यूनिट फर्स्ट में। आपदा क्या है और उसके प्राकृतिक आपदा क्या है, मानव निर्मित आपदाएं क्या हैं, प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार, मानव निर्मित आपदाओं के प्रकार बहुत अच्छे से कराए हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जोखिम आकलन की अवधारणा और प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, इस वीडियो में मैं इसको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, जल्दी से चलते हैं आगे अपने आंसर पर। ठीक है, देखिए जोखिम आकलन का मूल्यांकन यानी जोखिम को आकलन करने की चीज़ें क्या है, यहाँ पर उसकी के बारे में क्वेश्चन है, और ये आपका उस आंसर है। ठीक है, ठीक है, देखिए जोखिम आकलन और मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन को संभावित विपदाओं का विलक्षण करके और जोखिम की मौजूदा स्थिति को मूल्यांकन करके जोखिम की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की पद्धति के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए जोखिम आकलन एक तरीके से क्या है, आकलन यानी कि उसके एक तरीके से पूर्वानुमान लगाना, यानी कोई जोखिम है तो हम उसका एक पूर्वानुमान लगाएं कि क्या क्या घटनाएं अगर हो जाता है, ये जोखिम अगर आ जाता है तो क्या क्या घटनाएं आ सकती हैं, क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं, किस तरह की जान की हानि, किस स्तर की जान की हानि होगी, किस स्तर की माल की हानि होगी, कितना इसमें नुकसान हो सकता है। ये सब चीज़ें जब हम आकलन कर लेते हैं, पहले इन चीज़ों का पूर्वानुमान कर लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं जोखिम आकलन और मूल्यांकन। ठीक है, तो आप इसे अपनी शब्दों में लिखिएगा, यहाँ पर थोड़े शब्द कठिन हैं। इस तरह की आकलन में लक्षित जोखिम कमी नीतियों के निर्माण की अंतर्निहित प्रक्रिया की सटीक समझ में महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रभाव पड़ते हैं। यानी देखिए जब इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने, इस तरह के जब हम अनुमान लगाते हैं, इस तरह के अंदाजे लगाते हैं, इस तरह का पूर्वानुमान होता है, और पूरा एक एनालाइज करके चीज़ों को, ये देखिए ये ऐसे ही कहीं भी खड़ा होकर इस तरीके की बातचीत नहीं हो जाती कि हाँ इतना नुकसान होगा, नहीं। ये डेटा के आधार पर सब चीज़ों को आकलन कर जो पीछे घटी हुई घटनाएं हैं उनसे उसको कंपेयर कर स्थिति को कंपेयर कर हर चीज़ को एनालाइज कर
जब जाकर कुछ पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। और ये जो पूर्वानुमान है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, खासकर प्रशासनिक विभाग के लिए, क्योंकि प्रशासन वालों को जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उसकी खबर होती है और वो एक्शन ले सकते हैं इसके आधार पर कि किस तरह की अगर घटना होगी, या जो अनुमान के आधार पर उन्हें बताया गया है कि हो सकता है इतने लेवल तक इतनी चीज़ें ख़राब हो जाएं, तो आप पहले से ही इस चीज़ों को प्रबंध करके रखिए। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुंचाती हैं। आकलन करने पर चीज़ों का अच्छे से पता चलता है। पर्याप्त डाटा और उचित विश्लेषण तकनीक की अनुपस्थिति में जोखिम की सटीक मात्रा अक्सर कठिन होती है। यानी जब कोई ऐसा जोखिम आता है जिसके, या कोई ऐसी स्थिति में या कोई ऐसे जगह पर जोखिम आता है जहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी लगा पाना, ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती, या जिस जोखिम के बारे में ज़्यादा सटीक जानकारी नहीं हो पाती, पर्याप्त डाटा नहीं हो पाते, तो ऐसे में जोखिम का सटीक अनुमान लगाना एक तरीके से बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में बहु खतरे यानी एक से ज़्यादा खतरे प्रवण है, जो जोखिम मूल्यांकन के लिए एक और चुनौती उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा जोखिम है, यानी जोखिम एक है जैसे कि बाढ़ है, उसके अलावा भुखमरी भी है, तो ऐसे में स्थिति खराब हो जाएगी। जो दो दो जोखिम है वहाँ पर आकलन लगाना और चीज़ों को इकट्ठा कर पाना एक अलग चुनौती के सामने होता है। तो दो चुनौती यहाँ पर देखी हमने, एक तो जब पर्याप्त मात्रा में आंकड़े ना हों उपस्थित, और दूसरा जब चुनौती एक से ज़्यादा हों, जब जो खतरे हैं वो एक से ज़्यादा हों, तब इस तरह की जो है बातचीत होती है। इसमें आगे देख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिए जोखिम में कमी नीति को कुल नुकसान के अनुमान पर पहुंचने के लिए प्रत्येक खतरे के संबंध में जोखिम आकलन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जोखिम सामान्य मात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, और आसानी से ये इसमें वही चीज़ें हैं। ठीक है, जो समझाने की इसमें चीज़ थी, एक्चुअल चीज़ थी, वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। अब आता है जोखिम की अनुभूति, सेंस ऑफ रिस्क, यानी कितना रिस्क उसमें हो सकता है। जोखिम अनुभूति को जोखिम की जागरूकता के रूप में समझा जा सकता है। ये देखिए ऊपर वाले जो पॉइंट है, ऊपर वाला टॉपिक है, बिल्कुल इस तरीके उससे बिल्कुल कनेक्ट है, और दोनों में एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, दोनों चीज़ें लगभग सेम सी ही हैं। तो जोखिम अनुभूति का मतलब है एक तरीके से जागरूकता, चीज़ों के बारे में हमें पहले ही पता हो कि इतना नुकसान होगा और इतने लोग इससे प्रभावित होंगे, इतनी ज़मीन इससे प्रभावित होगी, तो आसान होता है वहाँ के लिए प्रबंधन करना, जो समाज के बीच भिन्न होता है। ये देखिए अलग अलग समाज के बीच अलग अलग होता है। अन्य दबाने वाली समस्याओं वाले गरीब देश आपदा शमन के लिए बहुत अधिक प्राथमिकता नहीं देते। देखिए जो गरीब देश हैं वहाँ पर अगर मान लो सूखे का जोखिम है, कहीं किसी क्षेत्र में बाढ़ आने का जोखिम है, सुनामी आने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में जो गरीब देश है, जो अल्प विकसित देश है, वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता ही नहीं है। वो नहीं सोचते कि कितना इसमें जो है नुकसान होगा या कितना इसमें क्षेत्र प्रभावित होगा, क्योंकि वहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकताएं वही उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही। तो ऐसे में इन चीज़ों पर वो ध्यान ज़्यादा नहीं देते। आपदा शमन और तैयारी के महत्व के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता का समन्वय स्तर भी काफ़ी कम होता है ऐसे क्षेत्र में। नतीजतन इस क्षेत्र में नीतिगत इनपुट के लिए कम रुचि का प्रयास होता है, यानी इन चीज़ों में लोगों का जो इनपुट है और जो रुचि है वो भी बहुत कम होती है। दूसरी तरफ विकसित दुनिया जो है, विकसित देश जो हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा जाता है और पहले ही अनुमान लगाना या जोखिम लगाने के लिए इसके अलग अलग कमेटीज़ के लिए बनाई जाती है, समितियाँ बनाई जाती हैं, जिससे कि कम से कम प्रभाव जो क्षेत्र है वो प्रभावित हों, कम से कम नुकसान हो। क्योंकि जो विकसित देश है, देखिए जो विकासशील देश है, अल्प विकसित देश है, जो गरीब देश है, वहाँ पर एक तो ज़्यादा जो है संसाधनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, यानी जैसे ज़्यादा शहर नहीं होता, ज़्यादा शहरीकरण नहीं होता, और ऐसे में जनसंख्या ज़्यादा होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो मूलभूत जो आवश्यकताएं उन्हीं को पूरा नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों पर ध्यान तब देंगे। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, देखिए जो विकसित देशों में है, विकसित देशों में एक तो शहरीकरण ज़्यादा होता है, तो अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शहरीकरण है और वहाँ पर जोखिम की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में जो जोखिम है अगर वो आता है तो ऐसे में नुकसान ज़्यादा होगा, माल की हानि ज़्यादा होगी, जो जान की हानि है वो बहुत ज़्यादा होगी, जो पूरा स्ट्रक्चर है शहर का वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, जो परिवहन तंत्र है इतने सालों में, जो इतने सालों की मेहनत थी, जिसे पूरा इतने सालों में तैयार किया गया परिवहन तंत्र हुआ, बिजली फिटिंग या इस तरह की चीज़ों को जो जाल फैलाया गया है, वो सब
नष्ट हो जाता है जोखिम जब आता है। तो इस तरह की चीज़ें ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा कहीं ना कहीं इन चीज़ों को महत्व दिया जाता है। इसी से संबंधित देखिए 2-3 चीज़ें, अच्छा ये नया क्वेश्चन चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी अभी मैंने कंप्लीट किया है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्भव, यानी ये किस तरीके से इसका उद्भव हुआ, किस तरीके से यानी ये उभरा, विकास हुआ इसका, और इसके कार्यों के बारे में चर्चा करनी है। तो डिटेल में देखते हैं, आइए चलिए, ठीक है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको देखना है, कहीं भी नहीं जाना और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विभिन्न सोर्सेज से, अलग अलग वेबसाइट से मैंने चीज़ों को उठाकर आपके लिए लाया है। क्योंकि इग्नू की बुक एक तो लेंदी है और लास्ट टाइम में लेंदी चीज़ें आप पढ़ नहीं सकते, साथ ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इसको आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसका यही नाम है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है, इसको ध्यान रखिएगा, शीर्ष यानी सबसे बड़ा वैधानिक निकाय है ये। इसका औपचारिक रूप से गठन जो हुआ था 27 सितंबर 2006। ये डाटा आपको कंप्लीट एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि देखिए जो आपका सब्जेक्ट है वही आपदा प्रबंधन से है, और आपके देश में सबसे बड़ा निकाय जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो निकाय है, वो उसके बारे में अगर बातचीत हो रही है तो उसकी चीज़ें आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सामने आया। इसके तहत हुआ क्या कि इसमें इसमें क्या होता है, देखिए जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा 9 अन्य सदस्य इसमें इसके सदस्य होंगे, इन 9 अन्य सदस्य होंगे इसमें, यानी कुल मिलाकर 10। यानी कि एक तो प्रधानमंत्री जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, और इसके अलावा एक प्रधानमंत्री 1+9, यानी कंप्लीट जो होंगे वो 9 सदस्य होंगे, ठीक है। और इनमें से एक सदस्य को अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद दिया जाता है। जो 9 सदस्य हैं उनमें से किसी एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, बाकी जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो होंगे। अधिदेश, इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान प्रक्रियाओं में समन्वय कायम करना और आपदा प्रत्यास्थ व संकटकालीन प्रक्रिया हेतु क्षमता निर्माण करना है। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर संकटकालीन परिस्थितियां बन गई हैं तो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अगर कोई संकट उत्पन्न हो गया तो ऐसे में उस क्षेत्र की क्षमता को, जो क्षमता ग्रहण है या जो वो आपदा अगर उस क्षेत्र में आई है उसको संभालने की कोशिश करना उसकी क्षमता कहलाता है। क्षमता निर्माण की जो चीज़ें हैं उसको बढ़ाई जाती है इसके द्वारा। आपदाओं के प्रति समय पर और प्रभावी प्रक्रियाओं के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ और योजना दिशा निर्देश इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा विज़न है एक समग्र अग्र सक्रिय तकनीकी संचालित और संवहनीय विकास रणनीति के द्वारा एक सुरक्षित और आपदा प्रत्यास्थ भारत बनाना इसका एक कार्य है। इसके अलावा जिसमें सभी हितधारकों की मौजूदगी हो, सभी इस तरह की जो हितधारक हैं इसके वो सब मौजूद हों, और इसके रोकथाम के लिए जो अच्छे कार्य हो सकते हैं वो किए जा सकें, इस तरह की इसमें चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर आपदा प्रबंधन मेन जो चीज़ है वो ये है आपकी, ये जो इतना पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया है किस तरीके से इसका उद्भव हुआ, कैसे इसका जो है विकास, मतलब ये किस तरीके से बना, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विकास यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता, इसको आप ज़्यादा मत देखिएगा। चलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो विकास है वो देख लेते हैं, किस तरीके से इसका ज़्यादा विकास हुआ। ये बना दिया गया, अब इसका विकास किस तरीके से हुआ, यहाँ पर मैं थोड़ा पेन चेंज करूँगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता का महत्व देते हुए भारत सरकार ने अगस्त 1999 में एक उच्चारीकरण प्राप्त कमेटी और 2001 के गुजरात भूकंप, देखिए 2001 में एक बहुत बड़ा भूकंप गुजरात में आया था, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में त्रासदी हुई, बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ, जान का, माल का। तो ऐसे में जब इस तरह की समस्याएं सामने आने लगी
तो 2001 के गुजरात भूकंप के बाद एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन हुआ आपदा प्रबंधन योजनाओं पर। देखिए, ये जब आपका क्वेश्चन आएगा कि इस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विकास किस तरीके से, इसका उद्भव किस तरीके से हुआ, तो उन चीज़ों में आपको इसको लिखना होगा, यानी इसका इतिहास किस तरीके से जो टाइमलाइन बनी और उसके बाद यहाँ पर इसका पूरा विकास हुआ। तैयारी प्रबंधन योजना पर तैयारी की सिफारिश करने और प्रभावी समन सुझाने हेतु इसका कार्य किया गया। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना के अभिलेख में पहली बार आपदा प्रबंधन एक विस्तृत अध्याय है, यानी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें भी एक इसका चैप्टर जोड़ा गया है। 12वें वित्त आयोग को भी आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय प्रबंध की समीक्षा हेतु अधिदेश दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक डेट और है जिसको आपको याद रख लेना चाहिए। 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबद्ध मुख्यमंत्रियों, यानी जो संबंधित मुख्यमंत्री हैं जिस राज्य के, तो संबंधित मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी बताया गया, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई। कब? 23 दिसंबर 2005 को। इसकी स्थापना की परिकल्पना भारत में आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करने और उसके प्रति एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण कार्यान्वित करने हेतु की गई थी। यानी कि एक तरीके से जैसे देखिए, आप इसका उद्देश्य अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि जो आपदाएं आती हैं उनके प्रबंधन के लिए इसका जो है उद्भव हुआ, बनाने की ज़रूरत पड़ी। अब देख लेते हैं इसी में अगला टॉपिक जो है इस क्वेश्चन का, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य तथा उत्तरदायित्व। थोड़ा मुझे लगता है मैं जल्दी कर रहा हूँ, इस वजह से चीज़ें हो सकता है आपकी समझ में ना आए ऊपर, लेकिन अब मैं चीज़ें बहुत आराम से करूँगा, क्योंकि देखिए पढ़ाने में अच्छे से जब भी मज़ा आएगा और आपको भी समझने में मज़ा आएगा जब अच्छे से चीज़ें हों, क्लियर होती चले चीज़ें आपको। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य और उत्तरदायित्व देख लेते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कार्य पूछे गए थे, तो यहाँ पर कार्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृत करना, एक तो ठीक है, या जो योजना बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है, उसको ये स्वीकृत करता है। आपदा प्रबंधन हेतु जो भी योजना बनाई जाती है उसको यही स्वीकृत करता है। यहीं पर इसको अगर किसी योजना कोई बनाई गई है और स्वीकृति करानी है, उसको एक्सेप्ट कराना है, उसको लागू कराना है, तो इसी से परमिशन लेना होगी, वो यही करेगा। राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ तैयार यही करता है, जो नीतियाँ हैं वो भी यही तैयार करता है, इसके कार्यों में लिखना है आपको। राष्ट्रीय योजना के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्वीकृत करता है। केंद्र सरकार के द्वारा या विभागों के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो आपदा प्रबंधन हेतु योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको भी यही स्वीकृत करता है और योजनाओं को लागू करता है। ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण कर राज्य के प्राधिकारी राज्य योजना तैयार कर सके। यानी कि ऐसे दिशा निर्देश, ऐसी गाइडलाइन तैयार करना जिसके आधार पर, जिसको बेस मानते हुए राज्य के जो प्राधिकरण हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ही हैं और उनके प्राधिकारी जो हैं वो योजना बना सकें। यानी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक गाइडलाइन तैयार करना, जिसके आधार पर सभी राज्य क्या करेंगे, उसके आधार पर प्लान करेंगे। ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिनका अनुसरण केंद्रीय सरकार, मंत्रालयों या विभाग द्वारा आपदा रोकथाम के उपायों और एकीकृत करने या आपदा प्रभावों के शमन हेतु अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में किया जा सके। यानी यही जो चीज़ मैंने ऊपर पढ़ी है, जो ये गाइडलाइन तैयार करता है। देखिए, गाइडलाइन राष्ट्र के लिए भी तैयार करता है और राज्य के लिए भी तैयार करता है। गाइडलाइन वो किसकी होती है कि उसके आधार पर राष्ट्र या राज्य, केंद्रीय स्तर पर या केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस गाइडलाइन के हिसाब से, उस गाइडलाइन को मानते हुए चीज़ों को एडजस्ट करेगी। राष्ट्र जो आपदाएं आई हैं, जो जोखिम हैं, उनका अच्छे से सही से प्रबंधन हो सके, उसमें सहायता करती हैं उसकी। तो ये चीज़ें हैं इसके कार्यों में। आपदा प्रबंधन नीति एवं योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना, एक तरीके से संबंध स्थापित करना, ठीक है। नीति और योजनाओं के बीच जो है समन्वय, आपसी समन्वय स्थापित करना। शमन के लिए निधियों के प्रावधान की सिफारिश करना।
अन्य ऐसे देशों को जो कि बड़ी आपदाओं से प्रभावित होते हैं ऐसी सहायता देना जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो। यानी ये सिर्फ राष्ट्र के बारे में नहीं है या सिर्फ अपने राज्य के बारे में नहीं है, ये अन्य राष्ट्रों के बारे में भी है, जो अन्य देश जिनमें आपदाएं आई हैं तो वहाँ पर भी हेल्प वहाँ तक पहुँचाई जा सके केंद्र सरकार के द्वारा। इस चीज़ की जो हेल्पलाइन है वो भी तैयार करता है, गाइडलाइन जो है। भयावह आपदा जो होती हैं, भयानक आपदाएं जो होती हैं, उनकी स्थिति या आपदाओं से निपटने हेतु रोकथाम और उसका जो प्रबंधन है वो भी यही करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की कार्य पद्धति हेतु व्यापक नीति तैयार करने भी इसी का कार्य है। तो ये सभी कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के आधार पर किए जाते हैं, उसी के तहत किए जाते हैं। ये आप देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के जो कार्य हैं वो सब, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हमारा हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन मैंने इसमें कुछ और चीज़ें ली हैं जो हमारे देश में समितियाँ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कार्य कर रहे हैं राष्ट्रीय आपदा को आपदाओं को के प्रबंधन के लिए जो कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा PDF में ही पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पर पढ़ाने वाला क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। राष्ट्रीय जैसे कार्यकारी समिति है, देखिए ये आपके हो सकता है सिलेबस में ना हो क्योंकि मैंने अलग जगह से उठाई, तो मुझे इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि आपदा प्रबंधन के लिए जो संस्थाएं आपके देश में काम कर रही हैं उनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस है और पूरा जो आपका सब्जेक्ट है वो वही है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सभी समितियों, सभी संस्थाओं के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, और अगर ना भी पता हो तो सिर्फ नाम तो पता ही होना चाहिए। अगर इसके बारे में आ जाए तो आप वहाँ पर उसके लिख सकें, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ये योजना है, तो देख लीजिए। अगला जो टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है आपदा तैयारी क्या है, ठीक है। आपदा तैयारी क्या है, यानी आपदाओं की तैयारी क्या है, एक तरीके से यहाँ पर इसको देख सकते हैं आप, आपदाओं की क्या तैयारी करना। तैयारी से अभिप्राय है आकस्मिक या वर्तमान खतरे की घटनाओं या स्थितियों का प्रभावी अनुभव लगाने, प्रक्रिया करने एवं पुनर्स्थापित। एक मिनट में इसको, मुझे लगता है थोड़ा सा ये है जो पेन है थोड़ा बड़ा है इसमें, ठीक है। चलिए, प्रक्रिया करने एवं पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार पेशेवर व्यक्तियों, समुदाय और व्यक्तियों द्वारा विकसित ज्ञान और क्षमताओं से है। देखिए इसमें मैं बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं। आपदा तैयारी से मतलब है वर्तमान में जो खतरे हमें लग रहे हैं, जो घटनाएं घटने वाली हैं, जो जोखिम, जो आपदाएं हमें लगता है कि जिनकी संभावनाएं हैं आने की, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रबंध करने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं तैयार करना, पुनर्स्थापित यानी पिछली घटी हुई घटनाएं हैं उनके आधार पर उनकी हिस्ट्री को एनालाइज करते हुए चीज़ों को देखना, ठीक है। सरकार के द्वारा पेशेवर व्यक्ति इसमें रखे जा सकते हैं, कमेटियां बनाई जाएंगी, उसके बाद समुदाय बनाए जाएंगे, व्यक्तियों को इसमें नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इसमें होंगी, यानी पहले ही तैयार कर लेना, पहले ही तैयारी कर लेना आपदाओं के प्रबंधन के लिए। तैयारी किसी आपदा जोखिम के संदर्भ में की जाती है जिसका लक्ष्य सभी प्रकार की आपात परिस्थितियों से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए किया जाए। देखिए जैसे फायर ब्रिगेड होता है वो आपदा प्रबंधन से है, जोखिम में आया है, कोई इमरजेंसी आई है, जैसे कि कहीं आग लग गई है, तो फायर ब्रिगेड का कार्य होता है उस चीज़ से निपटना। इसी तरीके से जो कोई बड़ी मात्रा में जोखिम आती हैं, बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन है, ठीक है, या इसी तरीके से सूखा है, अकाल है, इस तरह के जब जोखिम आते हैं, इस तरह की जब आपदाएं आती हैं, इसको रोकथाम के लिए और इस तरह की आपदाओं के प्रबंधन के लिए भी पहले से तैयारी की जानी चाहिए, पहले से निकाय बनाने जाने चाहिए, पहले से प्राधिकरण बनाने चाहिए, व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए जो हर टाइम इस चीज़ को लेकर तैयार हों, उसको कुशल प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो कुशलतापूर्वक उस चीज़ से निपट सकें। तो यहाँ आप बहुत कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में, और फायर ब्रिगेड का आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है, आई होप कि अच्छे से आप समझ गए होंगे। तैयारी शब्द से अभिप्राय आपात स्थिति में त्वरित यानी एकदम रैपिड एक्शन ले जाना चाहिए। जैसे कि कहीं भी आग लग जाती है तो हम इसके लिए मोबाइल नंबर भी आपको
जो हेल्पलाइन नंबर है उसको निकालना चाहिए। कहीं भी मान लो पर्यावरणीय कोई आपदा आई है तो कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जहां पर एकदम तुरंत लोग कॉल करें और रैपिड में फोर्स आए, वहां पर जो उससे संबंधित जो लोग प्रशिक्षण लिए हुए हैं वो लोग आएँ, वहां पर चीज़ों को समझें, आँकें, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालें, जो लोग प्रभावित हैं उनको देखें, या हर तरह की जो चीज़ें हो सकती हैं वो करें, नियंत्रण में उसको चीज़ों को लाएं, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाएं। तो ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जब हम ऑलरेडी इसके लिए तैयार होंगे। जैसे फायर ब्रिगेड का मैंने एग्जांपल दिया, वो बहुत सटीक बैठता है इस पर, तो इस चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आता है, देखिए आपदा तैयारी के घटक क्या होते हैं, यानी आपदा तैयारी जो होती है वो किन किन चरणों में होती है, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, किस तरीके से हम पहले ही इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो घटकों में इसमें 9 घटक प्रमुख शामिल किए गए हैं जिन्हें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, जोखिम का मूल्यांकन करना एक घटक है जिसमें जोखिम का सबसे पहले मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद योजना बनाई जाती है कि किस तरीके से उससे निपटना है। संस्थागत ढांचा पूरा तैयार किया जाता है, यानी एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना, कमेटी बनाना, समितियां बनाना, उसमें लोग नियुक्त करना, हर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम सौंपना, ये सब एक संस्थागत ढांचे के तहत आएगा। देखिए, कंप्लीट जानकारी हम नीचे ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं, जैसे जानकारी के सिस्टम, संस्थान, आधार, तो यहाँ नहीं देखते, यहाँ पर देखते हैं। ये कंप्लीट जानकारी यहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखिए, भेद्यता को आंकना, यानी कि वही है जो हमने ऊपर पढ़ा, जोखिम को आंकना, यानी कि कितना वो प्रभावकारी हो सकता है उसको पहले ही आंकना। आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं के लिए मूलभूत सूचना है। मूलभूत सूचना है, यानी सूचना का पहले ही पता हो जाना चाहिए, तो जिससे आसानी से चीज़ों को कंट्रोल में लिया जा सके। यह एक ऐसा बिंदु है जो स्पष्ट दिखाई दे सकता है, लेकिन इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आपदा प्रबंधक को पता हो सकता है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय अचानक या धीमी गति से शुरू होने वाले खतरों के प्रभावों के लिए अति संवेदनशील है। यानी आपदा जो प्रबंधक है उसको ये चीज़ें पता हो सकती हैं। वो अगर उसको पर्याप्त सुविधाएं दी जाएं, पर्याप्त इंस्ट्रूमेंट दिए जाएं, पर्याप्त जो चीज़ें उसको चाहिए वो मिलती रहें, जो आंकड़े उसे चाहिए मिलते रहें, तो वो ऐसी जगह का पता लगा सकता है किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने की संभावना है, या कौन सा क्षेत्र, अगर किसी क्षेत्र में आपदा आती है तो वो कितना संवेदनशील है, यानी कितना उसमें जो क्षमता है वो कितनी है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की। कोई आपदा अगर उस पर आन पड़ती है तो ऐसे में कितना वो जो है उसको कंट्रोल कर सकता है, वहाँ के लोग कितना सहन कर सकते हैं, या वहाँ पर जो बना स्ट्रक्चर है वो कितना सहन कर सकता है। तो इन चीज़ों का पता हो सकता है एक आपदा प्रबंधक को, अगर उसको सही टाइम पर सही जानकारी, सही आंकड़ा प्राप्त हो जाए। तो इसी में बताया गया है आपदाओं का आकलन करना। एक आवश्यक आपदा प्रबंधन उपकरण स्थापित करने के व्यवस्थित संसाधनों तक पहुंचने का एक तरीका भेद्यता मूल्यांकन का विकास और संकलन करना है। इस विषय पर अगले अध्याय में, और इस विषय में यहाँ पर नहीं बताया गया ज़्यादा, जो मैंने चीज़ें बताई उसको ध्यान रखिएगा। 1 मिनट में थोड़ा सा रुकूंगा क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा सा आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आपदाओं के आकलन के बारे में। अगला जो इसमें है, अगला जो घटक है वो है योजना तैयार करना। तो योजना ऑलरेडी आपको मैंने बताई है कि किसी भी आपदा को कंट्रोल करने के लिए एक योजना होनी चाहिए। जैसे आपदा की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई सभी गतिविधियों, जो भी गतिविधियां होनी है, यानी कोई भी अगर किसी क्षेत्र में आपदा होनी है तो क्या क्या गतिविधि होनी चाहिए, सबसे पहले क्या कार्य होना चाहिए, या किस फोर्स को वहाँ पर पहुँचना चाहिए, किस टीम को क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें पूरा प्लान के तहत होना चाहिए। और ये प्लान
इस प्लान ही एक घटक है, ठीक है, इसका यानी आपदा की तैयारी का एक घटक है। उसके बाद आता है संस्थागत ढांचा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको मैं यहाँ से जो चित्र दिया गया इसके माध्यम से आपको समझाने में बहुत अच्छे से सक्षम होऊंगा। देखिए, संस्थागत ढांचा यानी कि इसके लिए एक नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जैसे कि हमारे देश में है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उसके बाद नेशनल डिज़ास्टर के लिए कमेटी होनी चाहिए, परमानेंट इसका स्टाफ होना चाहिए, यानी कि कभी कभी हो या इसमें कम स्टाफ हो, फुल स्टाफ हो जितनी की आवश्यकता हो, और परमानेंट हो वो, ठीक है, क्योंकि कभी भी आपदा आ सकती है, इसका कुछ पता नहीं है, तो कभी भी आपदा आ सकती है और कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में परमानेंट स्टाफ होना चाहिए। ऑपरेशन सेक्शन होना चाहिए, जो जिस क्षेत्र पर घटना घटी है वहाँ पर जाकर कार्य करेगा। एक रिसर्च और प्लान करने के लिए एक अलग सेक्शन होना चाहिए, जिसमें कुछ लोग लगे होंगे जो प्लान करेंगे चीज़ों को, रिसर्च करेंगे चीज़ों पर। इसके अलावा एक रीजनल और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें होने चाहिए साथ में, क्योंकि लोकल स्तर पर चीज़ों को पता होगा तब वो जो लोकल स्तर पर उसका उपचार करेंगे। उसके बाद फिर बड़ी टीमें आएंगी, वहाँ पर चीज़ों को पहुँचाया जाएगा, राहत सामग्री को पहुँचा जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक रूप से एक पूरा संस्थागत ढांचा होना चाहिए, यानी कि एक शहर में एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसके बाद राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर होना चाहिए, उसके बाद राज्य स्तर पर होना चाहिए, और जैसे कि बातचीत ऊपर हुई है नेशनल स्तर पर होना चाहिए। तो जब ये चीज़ें होंगी तभी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल रहेगी। ख़ासकर अगर पूरे देश में ना हो तो ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा इन चीज़ों को लागू या बनाया जाना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर को रखना चाहिए जहाँ पर आपदाएँ आती रहती हैं या आपदा आने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। तो अगला घटक है इसी में जानकारी का सिस्टम, तो जिसमें जानकारी की चीज़ें होनी चाहिए। वीडियो लंबी हो रही है तो इस वजह से मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इसका पूरा PDF जो एज़ इट इज़ आपको मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से लिंक जो PDF है सीधा आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसको डाउनलोड कर सकते हो। वैसे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है इग्नू विद इनाम, या सॉरी स्टडी विद इनाम, तो वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। उसके बाद संसाधन आधार है और इस तरह की सभी चीज़ें इसमें हैं, जिसमें चेतावनी प्रणाली है, चेतावनी की एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो एकदम सतर्क कर दे सभी को कि ऐसी एक घटना घटी है जिसके आधार पर यहाँ लोगों को निकाला जा सके, या सही समय अगर कम टाइम है, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपदाएं ऐसी हैं जिसमें हमें कुछ टाइम पहले पता चल जाता है। जैसे सुनामी है तो हो सकता है पीछे से आ रही है, और जैसे बाढ़ है तो थोड़ा बहुत पहले उसमें हमें अनुभव हो जाए, तो ऐसे में हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो ऐसे में अच्छे से चेतावनी और सही लोगों तक, सभी लोगों तक चेतावनी पहुंच सके, इसका पूरा एक सिस्टम बिछाना होगा, जाल बिछाना होगा, ठीक है। प्रक्रिया तंत्र है, सार्वजनिक शिक्षा और प्रशिक्षण है। देखिए, सार्वजनिक शिक्षा प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी दिया गया है, सॉरी यहाँ पर नहीं है, नीचे है शायद। सार्वजनिक शिक्षा और प्रशिक्षण से मतलब है यानी सभी लोगों को, ऐसे क्षेत्र जो संवेदनशील हैं, आपदाएं जहां पर आती रहती हैं, आने की संभावनाएं हैं, ऐसे क्षेत्र में हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को खबर होनी चाहिए कि आपदा की स्थिति में क्या करना है। जैसे कि ये यहाँ पर दिखाया गया है, आपने बहुत सी बार जो स्कूल की किताबें होती हैं उस पर भी छपा हुआ देखा होगा। जो डेस्क है यहाँ पर एक बच्चा उसके नीचे छुपा हुआ है, यानी ये जो सिचुएशन है वो भूकंप की है। अगर आप किसी मंजिल में हैं, किसी इमारत में, कई मंजिला इमारत है और ऐसे में वहाँ पर आप फंस जाते हो, तो मजबूत चीज़ के आप नीचे वहाँ पर छिप सकते हो। और जैसे गाइडलाइन बताई जाती हैं कि आप शीशे के या खिड़की के दरवाजे के पास न खड़ा हूँ, इस तरह का। इसके आधार पर इसको रिहर्सल भी कराया जा सकता है स्कूल में, आपको इसको थोड़ा सा एक तरीके से इसकी प्रैक्टिस कराई जा सकती है, ठीक है। रिहर्सल कराने से चीज़ों का आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती हैं, जब पहले ही चीज़ें लोगों को पता हो तो उनको करने में वो आसानी होती है और चीज़ें आसानी से कंट्रोल में आ जाती हैं। आगे इसमें क्वेश्चन है हमारा, देखिए देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन पेपर पर नज़र डालते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं, कितने हमने क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो वीडियो से देखना है, दूसरी वीडियो से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पूरी प्लेलिस्ट का जो BPAG 171 की पूरी प्लेलिस्ट है, जिस पर जितनी भी मैंने उस पर वीडियो बनाई है सभी नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने समझाया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वाला जो क्वेश्चन है वो समझाया, आपदा तैयारी और उसके प्रमुख घटक को उजागर कीजिए, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद आता है
आता है आपदा के प्रभाव की मात्रा का पूर्ण ज्ञान करने के लिए आपदाओं के जो पूर्वव्यापी और भविष्य जो भावी यानी आने वाले विश्लेषण हैं उनका आकलन करना महत्वपूर्ण साधन है। तो स्पष्ट कीजिए। यानी देखिए, मैंने ये चीज़ें आपको ऑलरेडी समझा दी हैं, मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर कर देता हूँ। यानी जो मैंने बताया है आकलन करना, पूर्व आकलन जो होता है, यानी आपदा के आने से पहले आकलन करना, और आपदा अगर आ गई है तो उसके बाद उसकी चीज़ों को पूरे डाटा को लिख कर रखना, जिससे आगे आने वाले इन फ्यूचर में कभी किसी अन्य क्षेत्र पर वो आपदा आती है तो ऐसे में चीज़ों को, आंकड़ों को इस्तेमाल किया जाए कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ें, ये साधन जो हैं किस तरह महत्वपूर्ण हैं, किस तरह, कहाँ तक ये प्रासंगिक है, तो ये चीज़ें आप स्पष्ट करनी है कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो कितना महत्वपूर्ण है, क्या ये तो महत्वपूर्ण है तो कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं ये समझता हूँ आप इसके महत्व के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो, क्योंकि इसका महत्व आपको देखिए पता है। जब चीज़ें, आंकड़े हमारे पास होते हैं तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, उसके आधार पर पूर्वाकलन कर सकते हैं, उसके आधार पर चीज़ों को देख सकते हैं कहाँ तक उसका प्रभाव है, उसकी जो प्रभाव है उसकी रोकथाम कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं, चीज़ों से बच सकते हैं, मान की हानि, जो जान की हानि होगी उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस तरह की बातचीत इसमें हो सकती है। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख मंडलीकरण पर्यावरण। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है और मुझे नहीं लगता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जलवायु से संबंधित है। आपदा और विकास के बीच अंतर संबंध, तो इसको देख लेते हैं आगे, देखते हैं कि ये मैंने लिया है नहीं। तो यहाँ पर तो शायद देखते हैं नीचे, हाँ, आपदा तैयारी के घटक आगे हैं। और इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है आपका सामुदायिक, नहीं, ये जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया है वो भी मैंने नहीं लिया। तो शायद ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी और वीडियो में या तो मैंने करा है, या इसके बाद जो मैं असाइनमेंट्स लूँगा, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर शायद उसमें होगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिया। यहाँ पर जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इसको देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन जो स्लाइड का। सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन की अवधारणा और महत्व की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए इस पर। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। इसके अलावा आपदा तैयारी, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वही आपदा प्रबंधन है, और आपदा से संबंधित सभी चीज़ें होंगी। आपदा की तैयारी किस तरीके से होती है, क्या इसके महत्व होते हैं, तैयारी करना, तैयारी के घटक या आकलन करना, आकलन किस तरीके से किया जाता है, कितना ये महत्वपूर्ण होता है। आपदा प्रबंधन के लिए किन किन प्राधिकरण, क्या क्या जो हमारे क्षेत्र में या देश में क्या क्या कानून बनाए गए हैं, या किस तरह की संस्थाएं हमारे देश में इसके संबंधित कार्य कर रही हैं। तो यही चीज़ें आपके आएंगी, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है चीज़ें। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और जो लास्ट क्वेश्चन है हम यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन है, यानी आपदा का प्रबंधन एक समुदाय के आधार पर करना है, यानी एक पूरी कम्युनिटी है वो पूरा सहयोग दे रही है आपदा के प्रबंधन में, यानी कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। यानी देखिए आपको पता है कोई भी अगर सार्वजनिक कोई भी काम होता है वो अगर जनता की भलाई के हो रहा है कोई कार्य, तो उसमें अगर जनता का सहयोग नहीं है तो वो कार्य कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाता। कोई भी कार्य हो जो जनता की भलाई के लिए हो रहा है उसमें जनता का सहयोग होना ज़रूरी है। तो समुदाय का, उस क्षेत्र के समुदाय का होना, उस क्षेत्र के समुदाय का सहयोग होना बहुत आवश्यक है जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन में आपदा जोखिमों को कम करने के लिए हस्तक्षेप गतिविधियों का एवं कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है, जिसमें मुख्य रूप से जोखिम वाले क्षेत्रों के निवासी, जैसे मैंने ऊपर बताया है, जोखिम वाले जो संबंधित जो समुदाय है वहाँ का जोखिम, जिस क्षेत्र में जोखिम आ रहा है वहाँ के उस क्षेत्र के निवासी द्वारा उनकी तत्काल आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के आधार पर डिज़ाइन किया जाता है, चीज़ों को प्लान किया जाता है। ठीक है, ह्यूगो घोषणा जो है 2005 में आई थी, स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम को कम करने के लिए समुदाय स्तर पर क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण पर बल देती है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप थोड़ा सा जिक्र कर सकते हो कि इस तरीके से जो है चीज़ें आई थी, घोषणा आई थी। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, यानी किस किस क्षेत्र में किस किस तरीके से क्या इसकी कार्य करने की जो प्रकृति है वो है। तो बहुहितधारकों की जो भागीदारी, यानी जो एनजीओ है, एनजीओज़ होते हैं
या सामुदायिक नेतृत्व वाले या ऐसे संस्थान होते हैं जो समुदाय की भलाई के लिए कार्य करते हैं और संस्कार से नहीं जुड़े होते। जैसे हमने बहुत से समुदाय सुने हैं, जो बहुत सी कम्युनिटीज़ होती हैं या बहुत से समुदाय NGO वगैरह बने होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा समुदाय के नेतृत्व में भागीदार दृष्टिकोण, जो प्रत्येक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति को इस चीज़ों को में सहयोग देना चाहिए। उस क्षेत्र के निवासियों में हर एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सहयोग दे और ज़्यादा कोशिश करे कि चीज़ों को कंट्रोल में लिया जा सके। ठीक है, इसमें पूरा भाग ले और भागे नहीं, इस चीज़ का यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अभिसरण यानी कन्वर्जेशन के लिए मंच राष्ट्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिसरण सामुदायिक आपदा प्रबंधन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हैं। समावेशी दृष्टिकोण अगर देखा जाए, यानी सबका दृष्टिकोण इसमें मिलजुल कर होना चाहिए, जिसमें महिलाएं भी होनी चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए, दिव्यांग भी होने चाहिए, व्यक्तियों एवं अन्य पिछड़े एवं वंचित समूहों के आपदाओं के प्रति सनुमयता के लिए निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होनी, यानी इन सभी की भूमिका होनी चाहिए, समावेशी भूमिका होनी चाहिए, सबकी भूमिका होनी चाहिए। नहीं कि हम जो पुरुष हैं सिर्फ उनको ले रहे हैं या महिलाएं हैं सिर्फ उनको ले रहे हैं, तो सबको मौका देना चाहिए सेवा करने का, सामाजिक सेवा का, सबको बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए। बच्चे हैं अपने स्तर पर जो कर सकते हैं उनको कराना चाहिए। जो जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था कि रिहर्सल वगैरह है, तो कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज़ में और जान की हानि में, माल की हानि में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर किसी क्षेत्र में, इमारत में ऐसी स्थिति आ जाती है, स्कूली इमारत में ऐसी स्थिति आ जाती है भूकंप की, तो ऐसे में बच्चे अपनी जान बचा सकते हैं और अगर वो सहयोग देंगे तभी ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं का सहयोग होना चाहिए, बच्चों का, बूढ़ों का, हर सब का इसमें, और पिछड़े वर्ग को भी स्पेशली यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, सबको इसमें शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके बारे में प्रशिक्षण देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और चीज़ों को बताया जाना चाहिए। इसकी अगर विशेषताओं की बात की जाए तो स्थानीय समुदाय पर ध्यान केंद्रित होता है। जो स्थानीय समुदाय है, स्थानीय निवासी, उन पर इसका ध्यान केंद्रित होता है। विकेंद्रीकृत बॉटम अप एवं गतिशील दृष्टिकोण होता है, यानी बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की तरफ इसमें उठा जाता है। जो निचला स्तर है उस तक की बातचीत होती है। CBDM जो है, यानी कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो है एकीकृत दृष्टिकोण है। समुदाय को निर्णयन तथा कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं का व्यापक अंतरण करने के साथ वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ जोखिम मूल्यांकन तथा योजना निर्माण को एकीकृत करता है और क्षमता विकास का प्रशिक्षण देता है। क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण देता है, क्षमता को बढ़ाता है, उस क्षेत्र की जो संवेदनशीलता है उसको बढ़ाता है और प्रशिक्षण को कहीं ना कहीं देता है। तो ये सभी चीज़ें थी। आई होप कि चीज़ें आप तक अच्छे से पहुंच गई होंगी। जो मैंने आपको पढ़ाया है मैं आपको समझाने में सक्षम हुआ हूँगा। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और है, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई ऑलरेडी। देखिए 42 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मैं नहीं चाहता इसको और वीडियो को बड़ी करना। यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि आपके असाइनमेंट से, असाइनमेंट मैंने कहीं से उठाया है, ये इसमें आंसर भी हैं, तो आंसर सहित आप इसको देख लीजिएगा। मैं कंप्लीट दोनों आपकी PDF जो हैं वो जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डाल दूँगा। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका सहयोग से हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे तो आगे हम चीज़ों को और बेहतर करने वाले हैं। ख़ासकर जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम सोच रहे हैं कि आगे से चीज़ों में गुणवत्ता लाएं। ठीक है, वीडियो में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी जो पढ़ाने में समस्याएं आ रही हैं, अच्छे से हम गुणवत्ता वाला इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको मुहैया नहीं करा रही, या कुछ कमी है अगर हमारे कंटेंट में, उसको ख़त्म करने की पूरी यहाँ पर कोशिश की जाएगी। आगे से चीज़ें और सुधरती चली जाएंगी। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।